चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। ईश्वर करे हमारे 12वीं के बच्चों का आज का दिन शुभ हो और इस कोरोना पीरियड में हमारे सभी बच्चे सेहतमंद रहे। डियर चिल्ड्रेन, मैंने पिछले पीरियड में तुम्हें नाटक आषाढ़ का एक दिन के पहले अंक का संक्षिप्त विवरण बताते हुए अंक 2 का विस्तृत सारांश दिया था। अंक 3 अर्थात नाटक का अंतिम भाग का सारांश देने से पहले मैं अंक 2 की प्रमुख बातों का उल्लेख तुम्हारे सामने कर देना चाहता हूं। जैसे अंक 2 में मुख्य बातें थीं कि कालिदास का उज्जैनी पहुंचकर अपने गांव के साथ साथ मल्लिका को भी भूल जाना, कालिदास की शादी उज्जैनी के एक बात उनकी बेटी प्रियंगु मंजरी के साथ उसकी शादी और कुछ सालों बाद अपने गांव उसका लौटना। चौथी बात, मल्लिका द्वारा प्रियंगु मंजरी के दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा देना। यह अंक 2 की मुख्य बातें थी। जैसे प्रियंगु मंजरी चाहती थी कि वह पूर्ण रूप से कालिदास को अपने पति के रूप में प्राप्त करे। कारण क्या था? यह था कि शादी हो जाने के बाद भी कालिदास प्रियंगु मंजरी के लिए पूर्ण पति साबित नहीं हुआ। चूंकि राजा की बेटी से शादी किया था तो एक राज्य अधिकारी का जो कर्तव्य होता है उसे भी वो अच्छे ढंग से पूरा नहीं कर पाया था। ऐसी बात को लेकर प्रियंगु मंजरी चिंतित रहती थी। कभी कभार कालिदास तो अपने ग्रंथ रचना में व्यस्तता के समय अपनी पुरानी यादों में खो जाता था। गांव के यादों में, गांव की वादियों में चला जाता था, गांव के लोगों की याद करने लगता था। इसीलिए अंतों में ये भी बात मैंने बताया था कि प्रियंगु मंजरी उस गांव में आई थी तो उसके आने का 2 मकसद था। वो मल्लिका को दिखना चाहते थे कि वह कैसी, जिसकी यादों को उसका पति कालिदास भुला नहीं पाया। दूसरी बात, वह कालिदास के गांव से वह प्राकृतिक तत्वों को इकट्ठा करके, प्राकृतिक तत्वों को जैसे पेड़ पौधे पत्थर पशु पक्षी इकट्ठा करके या तो उज्जैनी में या कश्मीर में जहाँ का राज्य कालिदास को मिला था, वह कालिदास के गांव जैसा दृश्य वातावरण बनाना चाहती थी ताकि कालिदास के दिल से उसके गांव की याद मिट जाए। उसने मल्लिका की तरफ से भी ध्यान हटाने के लिए मल्लिका की शादी कराने का प्रस्ताव मल्लिका के सामने रखा, लेकिन मल्लिका ने बड़े सहज शब्दों में प्रियंगु मंजरी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उसी समय प्रियंगु मंजरी ने मल्लिका के घर का पुनर्संस्कार, परिसंस्कार, पुनर्निर्माण आदि कराने का प्रस्ताव रखा। ऐसा ही प्रस्ताव कालिदास के मामा मातुल के घर के लिए भी था। मल्लिका ने स्वीकार किया और मातुल ने स्वीकार कर लिया।
परिणाम यह हुआ कि मातुल का घर कीमती पत्थरों से बनने लगा था। मातुल कालिदास की तरह उसने कभी सुख भोगा नहीं था। थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ। मुझे एक बार जब कालिदास ने उज्जैनी जाने से इनकार किया था, उस समय सबसे ज्यादा नाराज हुआ था कालिदास का मामा मातुल, क्योंकि कालिदास के साथ ही वह अपने जीवन को भी खुशहाल बनाना चाहता था। अब दो में यही दिखाया गया है कि कालिदास के साथ मातुल भी चला गया और मातुल भी अपने गांव को भूल गए। मेरे बच्चों, अंक 3 इस नाटक का अंतिम भाग है। इस नाटक का अंत 3 से हो, लेकिन तीसरे अंक में जिन पात्रों का उल्लेख किया गया है, उन पात्रों का जीवन तीसरे अंक में दुखमय ही दिखाई देगा। पहले हमारे बच्चे तो लोग अंक 3 के पात्रों से परिचित हो जाओ। अंक 3 में आने वाला जो तुम्हारा पूर्व परिचित पात्र है कालिदास, दूसरा पात्र है मातुल, तीसरा विनोद, चौथी मल्लिका। तीसरे अंक की शुरुआत मातुल से होती है। मातुल से मेरे बच्चों ये समझ आओ कि दूसरे अंक में जो कालिदास और प्रेम मंजिल उसके गांव में है, वे कश्मीर जाते हैं और वहां जाकर वे फिर से भूल जाते हैं। कालिदास भी मल्लिका को भूल जाते हैं। तीसरे अंक की शुरुआत में यह दिखाया गया है कि आकाश में काले काले बादल छाए हैं, बारिश हो रही है। मातुल जो उज्जैनी में चूंकि अपने गांव में था, तो मिट्टी पर चलने की उसकी आदत थी और वह उज्जैनी के राजमहल में रहते हुए पत्थरों पर चलने की उसकी आदत बनी थी। एक बार चलते समय गिर गया और घुटने में चोट आई। अब वो लंगड़ा कर चल रहा था और उसका दुर्भाग्य देखो, बैठा वह अपने घर में भी अच्छे ढंग से नहीं रह सकता था, क्योंकि प्रियंग मंजरी से कहकर उसने अपने गांव का घर भी पत्थरों से बनवा दिया था। वह अपने मन के दुख को हल्का करने के लिए अंक 3 के शुरुआत में वह मल्लिका के पास आता है। कहता है, मल्लिका, मैंने बहुत बड़ी गलती की उज्जैनी जाकर। मैं जो दौड़ते हुए पहाड़ों पर चढ़ जाता था, मेरे पैरों में गति होती थी। आज मैं उज्जैनी से लौटने के बाद, उज्जैनी जाकर के मैं अपने पैरों को तुड़वाया और उज्जैनी से लौटने के बाद भी आज मैं अपने घर में सही ढंग से नहीं रह पाता हूं। मुझे कभी उज्जैनी नहीं जाना चाहिए। लालच करके मैंने बहुत बुरा काम किया। लेकिन मल्लिका, एक बात जानती हो? अरे कालिदास का कुछ खबर मिला? नहीं तो सुनो, मैं बताता हूं। पता चला है, ध्यान देते चलना मेरे बच्चों, पता चला है कि कालिदास, जिसको कश्मीर का शासक बनाया गया था, उज्जैनी के महाराज की मृत्यु के बाद कश्मीर में विद्रोह की आग भड़क उठी थी, जिसके कारण कालिदास उज्जैनी छोड़कर कश्मीर छोड़कर भाग गया है। सुनने में आया है कि वह सन्यासी बन गए, सन्यासी, और वह काशी चला गया। काशी में बनारस, वाराणसी।
इतना समाचार देने के बाद मातुल वहां से लौट जाते हैं। मल्लिका उदास हो जाती है, वो गंभीर चिंता में डूब जाती है। भले ही उसके मुख से शब्द नहीं निकलते, उसके दिल से क्या आवाज उठती है। मेरे बच्चों, कुछ वे शब्द होते हैं जो जीवा से बाहर निकलते हैं, मुंह से, कुछ वे शब्द होते हैं जो दिल से उठते हैं, दिल से। मल्लिका के दिल से उठने वाली आवाज क्या है, जिसको लेखक ने स्पष्ट किया। मल्लिका दिल ही दिल कह रही है कि अरे कालिदास, नाम नहीं ले रही है, भारतीय परंपरा से केवल तुम शब्द का प्रयोग करिए। क्या तुम्हें सन्यासी बनने के लिए मैंने तुम्हें उज्जैनी भेजा था? मैंने तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मैंने इतना बड़ा त्याग किया था। बच्चे तो पूछ सकते हो कि त्याग कैसा त्याग की थी मल्लिका ने? मेरे बच्चों, मल्लिका ने मां के उलाहने सुने थे, मां के कड़वे वचन सुने थे। उसने अपने प्यार को अपने दिल में दबा लिया था। कभी अपने प्यार को प्रकट नहीं, वो चाहती तो कालिदास के उज्जैनी जाने से पहले कह सकती थी कि बताओ मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, जाना है तो मेरे साथ शादी करके वहां ले चलो। लेकिन मल्लिका ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका प्यार स्वार्थ से ऊपर था। उसके प्यार में त्याग की भावना थी। मेरे बच्चे एक बात जानो, जहां प्यार होता है वहां स्वार्थ की बात नहीं होती। प्यार वहां होता है जहां त्याग की भावना होती है, सैक्रिफाइस की, जहां एक दूसरे के लिए मर मिटने की बात होती है। वही नहीं, खुद कष्ट में रहते हुए भी मल्लिका ने कभी कालिदास से अपने मन की बात नहीं की। अंक 2 में वो आया था, अंक 2 में कालिदास आया था। मल्लिका चाहती तो उसकी पत्नी प्रेंगु मंजरी को बाध्य करके कालिदास को अपने पास बुला सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। खुद कष्ट में जीती रही। फिर भी कालिदास के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को एक एक पैसा इकट्ठा करके उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से मंगाती रही, खरीदती रही। यह था उसका त्याग। वही करिए। क्या तुम्हारे सन्यासी बनने के लिए मैंने इतना बड़ा त्याग किया था? तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे बच्चों, अभी मल्लिका इसी सोच रूपी गहरी पीड़ा में डूबी ही थी कि किसी ने उसके घर के दरवाजे को खटखटाया। ये गई, दरवाजा खोली। मेरे बच्चों समझो, 2 बातें मैं कहूंगा, इसका अर्थ तो लोग लगा लेना। पहली बात, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। नंबर 2, दूसरी बात, जहां चाह वहां रहा। वो उस समय कालिदास के बारे में ही सोच रही थी। अब क्या कालिदास गलत सोच वाला था या मल्लिका की दिल की पुकार थी? दरवाजा खोलने के बाद दरवाजे पर कालिदास खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस समय कालिदास के शरीर पर चोट के कई निशान थे। वह किसी तरह से बचते बचाते
वो मलिका के घर तक पहुंचा था। मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, कालिदास, पहले मैं बताऊं तब आगे की बात बताऊंगा। कालिदास मलिका के घर में इसलिए आया था क्योंकि वह सोचता था कि मलिका को जिस रूप में छोड़कर वह उज्जैनी गया था, आज मैं मलिका से मिलूंगा तो मलिका उसी अवस्था में मिलेगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि समय परिवर्तनशील होता है, प्रकृति में हमेशा परिवर्तन आता रहता है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। वो नहीं जानता था, भूल गया। वो सोचा था पहली बार कि मैं जहां से मैं जीवन मुझे शुरू करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। पहली बार उसे पछतावा हो रहा था। अब मैं अपना जीवन फिर से आरंभ करूंगा और अपने जीवन को सुखमय बनाऊंगा। राजा बनना, राजकवि बनना उसके जीवन की महत्वाकांक्षा थी, गलत निर्णय था। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चों, उसने निश्चित कर लिया, लेकिन नहीं जानता था कि इस बीच सब कुछ बदल गया था। बदल क्या गया था मेरे बच्चों? दूसरे मैं बताया था कि अंबिका मलिका की मां अंबिका पिछले 2 साल से बीमार थी। अंक 3 में दिखाया गया है कि अंबिका की मृत्यु हो चुकी थी। अब मलिका का घर और जर्जर अवस्था में था और मलिका घर में अकेली रहती थी। लोक लाज से बचने के लिए मलिका ने विलोम से शादी कर ली थी और इस समय वह एक बच्ची की मां थी। जिस समय कालिदास मलिका के घर में आया, उस समय मलिका की बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी, भीतर वाले भाग में सो रही थी। मलिका कालिदास को देखकर बहुत खुश हुई। उसने कालिदास को सामने बिठाया, उसके चरणों में नीचे बैठकर बातें करने लगी। क्योंकि मलिका के मन में कई प्रश्न थे, वह अपने सारे प्रश्नों का उत्तर कालिदास से लेना चाहती थी। बहुत बातें पूछी, लेकिन पूछती गई। कालिदास के सामने उसने कुछ भी नहीं लिखा था। ऐसे पृष्ठों का एक पुस्तक तैयार करके रखी थी मलिका, ताकि जब कालिदास आए, कालिदास के सामने वो बैठेगी और अपने आंखों से कालिदास के एक नए ग्रंथ की रचना करते हुए देखेगी। कालिदास के हाथ में थी। कालिदास ने पूछा, ये कैसी किताब है? इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है, ब्लैंक से खाली है। लेकिन उन खाली पेजों में जिसमें कुछ भी नहीं लिखा था, उसके पृष्ठों को पलटते समय कालिदास को पृष्ठों पर कुछ धब्बे दिखाई दिए, ब्लैक धब्बे। कालिदास ने मलिका से पूछा, यह क्या है? मलिका के आंखों से आंसू आ गए। कालिदास ने कहा, मैं समझ गया कि ये क्या है। ये तुम्हारी आंखों से निकले हुई आंसू की बूंदें हैं, निकली हुई आंसू की बूंदें हैं। अरे कौन कहता है कि ये किताब खाली है? इन किताबों में तो तुम्हारे मन की पीड़ा लिख दी गई है। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चों, अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया।
मल्लिका जाकर दरवाजा खोली। दरवाजे पर विलोम खड़ा था, मल्लिका का पति। वो भीतर आया। वो कालिदास को नजर पड़ते ही वो कालिदास को पहचान गया। कालिदास भी विलोम को पहचान गया, लेकिन कालिदास नहीं जानता था कि विलोम मल्लिका का पति है। कालिदास नाराज हुआ। अरे पहले भी जब हम लोग बातें करते थे, हम लोग के बीच में आ जाते थे, आज भी आ गए, जाओ यहां से। विलोम व्यंग्यात्मक हंसी हंसा। उसने कहा पहले की बात दूसरी थी। कौन सी दूसरी? उस समय कालिदास और मल्लिका जब थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, किंतु आज वही मल्लिका विलोम की पत्नी थी। फिर भी विलोम का त्याग देखो। कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है कि मैं जाऊं तो मैं जा रहा हूं। उसने भी मल्लिका से कहा, मल्लिका देखो, अरे बहुत दिनों बाद हमारे घर में मेहमान आए हैं, इनका बहुत अच्छे ढंग से सेवा सत्कार करना। इतना कह करके विलोम वहां से चला गया ताकि दोनों अच्छे ढंग से बात करें। दोनों बातें करने लगे। बातें करते करते कालिदास ने अपने मन की इच्छा व्यक्त की। कहा कि मैं अपने जीवन को अर्थ से शुरू करना चाहता हूं, अर्थात आराम से फ्रॉम स्टार्ट। इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। मल्लिका अभी कुछ कहने ही वाली थी। देखो ईश्वर की मर्जी। तब तक दूसरे घर के दूसरे भाग से एक बच्ची की रोने की आवाज आई। कालिदास ने पूछा, ये किसकी रोने की आवाज है? वो बच्चा किसका है? मल्लिका ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, उसने कहा यही मेरा वर्तमान है, दिस इज माई प्रेजेंट। अर्थात वो भी एक दूसरी मल्लिका है। कालिदास को इतना महान कवि था, कालिदास को समझने में देर नहीं हुई। वो जान गया कि मल्लिका अब शादीशुदा जीवन जी रही है और विलोम कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। जो ही मल्लिका वहां से उठकर बच्ची को चुप कराने के लिए घर के भीतरी भाग में गई, कालिदास वहां से उठकर निकल गया। जिस समय निकला उस समय भी भरपूर बारिश हो रही थी। मेरे बच्चों, इस नाटक का शीर्षक, टाइटल, नाम आषाढ़ का एक दिन इसलिए रखा गया है क्योंकि नाटक का आरंभ आषाढ़ के बारिश से हुई है और इस नाटक का अंत भी आषाढ़ की बारिश से हुआ है। यही आषाढ़ की बारिश की सुंदरता का वर्णन कालिदास ने अपने रचित ग्रंथों में किया है। अतः शीर्षक आषाढ़ का एक दिन, इससे कोई दूसरा अच्छा शीर्षक इस नाटक की कहानी के लिए नहीं हो सकता। मेरे बच्चों, ये अंक की समाप्ति हुई। इसका क्वेश्चन, पहले कुछ कविताओं को पढ़ा लेने के बाद अब हम तुम लोगों को मेरे बच्चों पोएम पढ़ाते जाएंगे, क्योंकि किताब तुम्हारे पास है। हम एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे अगले पीरियड से, और जब कविता खत्म होगी इसका आंसर तैयार करके उसका फोटो लूंगा, भेजूंगा। भेजने से पहले आंसर को एक्सप्लेन करके भेजूंगा ताकि हमारे बच्चों को आंसर याद करने की जरूरत न पड़े। एक तो एक्सप्लेनेशन, तो जानते ही, एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के बाद वो आंसर दूंगा। अब मैं लिखाने का कार्य भी आरंभ करूंगा, लेकिन उसकी शुरुआत कविताओं से होगी।
हाँ, यदि कोई बच्चा आषाढ़ का एक दिन से यदि क्वेश्चन आंसर चाहता है तो मुझे बताए, हम इसका क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जब तक एक्सप्लेनेशन सही ढंग से ना हो, क्वेश्चन आंसर बच्चे लिख भी लें तो ज्यादा दिनों तक क्वेश्चन आंसर को अपने दिमाग में नहीं रख सकते। तो मेरे बच्चों, अगली कक्षा में मैं काव्य मंजरी लेकर उपस्थित हूँ और एक एक पोएम पढ़ाते जाऊंगा। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के बाद तुरंत क्वेश्चन आंसर देते चलो। तब तक के लिए मेरे बच्चों, ईश्वर करे तुम स्वस्थ रहो, पढ़ाई की तरफ तुम अग्रसर रहो, माता पिता की सेवा करो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।